तो स्वागत है हमारे चैनल AMRX ट्यूब पर। दोस्तों, आज मैं हाल ही में रिलीज हुई एक रिलीजियस सुपर नेचुरल हॉरर मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, जिसका नाम है अनहोली, जिसका माना नापाक, अपवित्र। ये फिल्म साल 1983 में जेम्स हर्बर्ट के द्वारा लिखी गई किताब श्राइन द अनहोली पे बेस्ड है। इस मूवी के डायरेक्टर इवान प्लेटोपोलिस हैं। इस मूवी की रेटिंग्स IMDb रेटिंग्स पर 5 आउट ऑफ 10 है। मेटाक्रिटिक स्कोर 36% एंड रॉटेन टमाटो पे 26% अभी भी फ्रेश है। इस मूवी की स्टोरी, सिनेमेटोग्राफी, जम्प स्केयर सीन काफ़ी बढ़िया है। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत साल 1845 के फ्लैशबैक में होती है। एक एक्सॉर्सिस्ट प्रीस्ट और कुछ कैथोलिक फॉलोअर्स एक लेडी को पेड़ से लटकाया हुआ था। वो लोग उसके फेस पर एक वुडन मास्क ठोक कर फांसी लगाकर जिंदा ही जला देते हैं और वो एक्सोसिस्ट प्रीस्ट और उस लेडी की स्पिरिट को एक कर्न बेबी डॉल में कैद कर लेते हैं। अब कहानी प्रेजेंट टाइम में आ जाती है, जहां हम जेरी नाम के एक रिपोर्टर को देखते हैं। जेरी एक ज़माने में बहुत बड़ा एंकर हुआ करता था। वो फेक न्यूज़ फैलाकर पैसा कमाया करता था, लेकिन ऐसे ही एक फेक सैंडल में फंस कर वो अपना जॉब, रुतबा, पैसा सब कुछ लुट गया था। वो एक मैसाचुसेट्स के स्मॉल लोकल ऑनलाइन बिजनेस के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड सेंसेशनल न्यूज़ कवर कर रहा था। न्यूज़ कवर करने के कारण वो अब स्मॉल टाउन बैनफील्ड के लोकल फार्मर के पास आया था, जिसके गौ के ऊपर किसी ने अत्याचार किए थे। लेकिन जेरी को ये न्यूज़ मसालेदार नहीं लगती एंड वो उसको छोड़ के जा रहा था। जाते जाते वहीं पर उसकी मुलाकात फादर हेगन से होती है। तभी उसको एक सूखे पेड़ से आवाज़ें आती हैं। यह वही पेड़ था जिस पे उस लेडी को लटका कर जलाया था। यह चर्च के बिल्कुल बगल में था। लेकिन एक अजीब घटना होती है। एक पेड़ से बैठा रेवन जेरी को देखकर उड़ जाता है। जेरी उसके पेड़ के नीचे कुछ चमकता हुआ नजर आता है। वहां पर उसको एक कर्न बेबी डॉल मिलता है, जिसे चेन से बांधा गया था। उस कर्न डॉल पे जो डेट लिखी थी वो फरवरी 31, 1845 थी, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं थी, क्योंकि सभी को पता है फरवरी के महीने में 31 डेज नहीं होते। अब यहाँ पर फार्मर उसको कहता है कि ये कर्न बेबी डॉल, जिसे अक्सर गुड लक के लिए फार्म में काट देते हैं। अब इस डॉल को देखकर जेरी के मन में एक खुराफात आइडिया जन्म लेता है। वो उस कर्न डॉल को तोड़कर फार्मर को उसके साथ खड़ा कर देता है और उसे फेक न्यूज़ बना देता है। बस वो बेसिकली अपने सर्वाइवल के लिए काम कर रहा था। अभी सीन चेंज होती है। रात में जेरी अपनी कार चलाते हुए जा रहा था। एकदम से सामने एक लड़की प्रकट होती है, जिससे जेरी का बैलेंस खो बैठता है। इसी वजह से उसका एक्सीडेंट एक पेड़ से हो जाता है। जेरी उस लड़की को फॉलो करता है। वो चलते ही जा रही थी। वो जाकर उसी एग्जैक्ट पेड़ के नीचे बैठ जाती है। वो लड़की अपने पोजेस स्टेट में मानो कुछ फुसफुसाते हुए बैठी हुई थी। जेरी उसे उठाकर चर्च ले जाता है, जहां फादर हेगन मिलते हैं। उस लड़की का नाम एलाइस पेजेट होता है और फादर हेगन उसके अंकल थे। एलाइस बचपन से ही ना तो कुछ सुन सकती थी, ना कुछ बोल पाती थी, मानो गूंगी बहरी। तभी वहाँ पर उसकी फैमिली डॉक्टर मिथेली आकर उसे चेक करते हैं। एलाइस डॉक्टर को साइन लैंग्वेज में बात करती है। जेरी उसको देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि कुछ ही देर पहले एलाइस को विस्पर करते हुए सुना था। लेटर ऑन मिथेली डॉक्टर एक चीप होटल पे जेरी को ड्रॉप कर देती है। अगली सुबह जेरी एलाइस को चेक करने जाता है, जहाँ पर चर्च में प्रेयर चल रही थी। एलाइस यहाँ पे मदर मैरी के स्टैचू के सामने बैठी हुई थी। उसे कुछ विस्परिंग सुनाई देते हैं। उसके चलते अचानक बाहर आ जाती है और चर्च में आए सभी लड़कियां भी फॉलो करने लगती हैं। सभी लड़कियां पोजेस्ड होकर एक ही लाइन में चल रही थी, जो कि एलाइस के पीछे पीछे जाती है। एलाइस उसी पेड़ के सामने जाकर रुक जाती है, जहाँ पे एक चमकती हुई लेडी की सोल दिखती है। फादर हेगन, जेरी और बाकी सब लोग एलाइस को फॉलो करते हुए वहाँ पहुँच जाते हैं। जैसे फादर हेगन एलाइस को छूते हैं, एलाइस पहली बार बोलती है। एलाइस कहती है कि यहाँ पर एक लेडी है जिसका नाम वर्जिन मदर मैरी है। वो सभी को कल फिर से यहीं पर आने के लिए कहती है। वहाँ पर आए सभी लोगों को ये मिराकल लगता है, क्योंकि वो एलाइस को बहुत पहले से जानते थे। उन्हें पता था कि वो गूंगी बहरी है, वो बोल नहीं सकती। उन सब लोगों को वो मिराकल मदर मैरी का लगता था।
डॉक्टर नेटेली अलाइस को बोलते देखकर शॉक में आ जाती है और उस पर कुछ टेस्ट कंडक्ट करती है। सब टेस्ट में सब कुछ नॉर्मल था, जिससे ये खुशी भी थी और बहुत ज़्यादा कंफ्यूज भी थी। ऐसा कैसे हो सकता है? जेरी अब पुरानी न्यूज़ चैनल के हेड मोनिका को कांटेक्ट करता है ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए और वो कहता है ये कहानी एकदम सच है। मगर न्यूज़ चैनल की हेड मोनिका उस पर यकीन नहीं करती, क्योंकि जेरी की झूठ की वजह से काफ़ी सारे एम्प्लॉयज़ की जॉब चली गई थी। लेटर ऑन उस रात जेरी को एक सपना आता है। एक ओल्ड हाउस के सामने एक झरना बह रहा था और उसके अंदर से एक ब्लैक फेस वाली स्पिरिट बाहर निकल कर जेरी पे हमला कर देती है। जेरी अब इसी भयानक नाइटमेयर के साथ उठता है, जहाँ पर उसके सीलिंग से पानी टपक रहा था, जहाँ ब्लैक मोल्ड था। अगले दिन कई सारे लोग आते हैं, जिसमें एक माजूर फिजिकली चैलेंज लड़का था। अलाइस उसके पास जाकर मदर मैरी पे विश्वास रखने बोलती है, उसे उठकर चलने के लिए बोलती है और वो मिराकुलसली वो बच्चा पहली बार उठकर चलने लगता है। वहाँ पर आए हुए सभी लोग ये देखकर अलाइस के सामने झुककर हेल मदर मैरी का नारा लगाते हैं। ये भक्तों से भरा कैथोलिक क्रिश्चियन टाउन था, जहाँ मदर मैरी के मिराकल्स पर बहुत उम्मीद नजर आती थी। अब बॉस्टन से बिशप गेल्स आते हैं, जो कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कंडक्ट करके सभी लोगों को यह बताते हैं कि दुनिया में 3 प्लेसेस में मदर मैरी की डिवाइन श्राइन्स हैं। श्राइन का मतलब एक मुक़द्दस जगह जहाँ इबादत होती है सिर्फ गॉड के लिए, इसको डिवाइन श्राइन कहते हैं। अब बॉस्टन का कहना था कि उन मेन प्लेसेस में की जगह में मदर मैरी के चमत्कार देखे गए हैं, इसीलिए वहाँ लाखों लोग हर रोज़ जाते हैं। उस टाइम पर भी वेटिकन ने वैलिडिटी से टेस्ट किया था और उस श्राइन को मुक़द्दस बना दिया था। बिशप गेट्स अब वेटिकन से आए हुए एक्सोसिस्ट प्रीस्ट मॉन्सिन्योर डेलग्रेट को सबसे इंट्रोड्यूस करवाते हैं। फादर मॉन्सिन्योर का कहना था कि किसी भी मिराकल में मानने के लिए 3 इम्तिहान यानी टेस्ट से पास होना ज़रूरी था। पहला यह कि मिराकल करने वाला कोई भी बीमार आदमी का इलाज करना होगा, जिसका इलाज लाइलाज हो, यानी वो मर्ज ना इनक्यूरेबल हो। दूसरा, इलाज तुरंत होना चाहिए और तीसरा कि इलाज मुकम्मल होना चाहिए, यानी कि कंप्लीट। अब यहाँ पर फादर मॉन्सिन्योर काफ़ी ज़्यादा डाउटफुल थे, एज उन्होंने बहुत सारे केस को झूठ साबित किया था। जर्नलिस्ट जेरी बिशप गेल्स से अलाइस का इंटरव्यू मांगता है, एज अलाइस इससे कंफर्टेबल थी। जेरी एक एथिस्ट नास्तिक था, इसलिए बिशप गेल्स इसको एक सेकेंड चांस देते हैं। फादर एगन भी थोड़ा डाउटफुल थे। उन्होंने टूटा हुआ एक कर्न बेबी डॉल उस ट्री के पास मिलता है, जिसे जेरी ने तोड़ दिया था। अब सीन चेंज होती है जंप स्केयर की तरफ। हमें यहाँ वही ब्लैक फेस वाली स्पिरिट दिखाई देती है, जो कि उसी पेड़ से निकल कर फादर एगन पर हमला करने वाली रहती है, मगर वो बच जाते हैं। अब जेरी फादर हेगन से मिलता है, जो कि उसका और अलाइस का इंटरव्यू के लिए खुश नहीं था। अब यहाँ पर फादर हेगन ये लग रहा था कि कहीं वो अलाइस का फ़ायदा ना उठा ले। तभी फादर हेगन मार्टिन लूथर किंग का कोट करते हुए ये कहते हैं, जहाँ पर गॉड अपना चर्च खोलते हैं, वहाँ पर डेविल अपना भी चैपल बना लेता है। चैपल माने एक प्राइवेट वर्कशिप प्लेस, जहाँ कोई पादरी न कोई सख्याई ग्रुप लीडर रहता है, जैसे बिल्कुल उस सूखे पेड़ की तरह। यानी कि डेविल इन जैसे मिराकल्स को अट्रैक्ट होता है। वो अलाइस को लेकर चिंतित होते हैं। ऐसा उन्हें लगता है कि अलाइस पर डेमोनिक हमला होने के चांसेस हैं। और यहाँ पर एक बात और आती है कि फादर एगन को स्टेज 4 का लंग कैंसर था, जिससे उनके पास वक्त बहुत कम था। नेक्स्ट सीन पर हम फादर मॉन्सिन्योर और जेरी को चर्च में देखते हैं, अलाइस को चर्च सॉन्ग्स गाते हुए। इतना अच्छा गाना, मतलब 2 दिन में ही लिटर्जिकल म्यूजिक सिंगर बन गई थी। तभी फादर एगन तड़पते हुए ज़मीन पर गिर जाते हैं। उन्हें हार्ट अटैक आने लगता है। अलाइस उनकी श्रद्धा को मैरी के पे रखने के लिए कहती है, एंड जैसे ही फादर हेगन हाँ करते हैं, अलाइस उनको छू कर इनक्यूरेबल डिसीज को क्यूर कर देती है। मतलब एक ही पल में स्टेज 4 का लंग कैंसर गायब हो जाता है। उसके बाद फादर एगन को अलाइस के पीछे से एक ब्लैक स्पिरिट अटैक करते हुए दिखाई देती है, जिससे फादर एगन काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। यानी ये श्योरली मदर मेरी की स्पिरिट नहीं थी, कोई इविल स्पिरिट थी। फादर मॉन्सिन्योर भी देखकर हैरान हो जाते हैं। उनकी 3 कंडीशंस ऑफ मिराकल सच होने के लिए वो पूरी हो जाती है।
कि इलनेस मस्ट बी इनक्यूरेबल, वो लाइलाज मर्ज का इलाज हो जाता है। लेटर ऑन बिशप गेल्स आकर बैंकफील्ड को शाइन डिक्लेयर कर देते हैं। अलाइस इंटरनेशनल कल्ट फिगर बन जाती हैं। जेरी को भी मोनिका का तरफ से ऑफर्स आने लगते हैं, जहां पर वो अपनी एडिटर पोजीशन मांग लेता है। अब बैंकफील्ड के कुछ लोकल्स इसी बात पे डर के टाउन छोड़ के जाने लगते हैं। उनको ऐसा लगता है कि ये डेविल का काम भी हो सकता है। जेरी डॉक्टर नेटेली के साथ एक डिनर पे जाता है। वहाँ पर वो इसी पेन बेबी डॉल की स्टोरी बताता है। डॉक्टर नेटेली कहती हैं बेबी स्पिरिट के लिए ज़मीन में काट देते थे, बट उन्हें इविल स्पिरिट के लिए कैद करने के लिए यूज़ किया जाता था और उन पर इम्पॉसिबल डीड लिखी जाती थी कि लोग समझ जाएंगे इविल या पोजेस्ड है। नेक्स्ट मॉर्निंग वो डॉक्टर नेटेली के साथ वॉक पर गया था। ये दोनों उसी झरने की जगह जाते हैं जिसे जेरी ने उस ख्वाब में देखा था। यही कि वो ब्लैक फेस वाली स्पिरिट को, ये चर्च की प्रॉपर्टी हुआ करती थी, अब वो वीरान पड़ी थी। जेरी का अलाइस प्रति फेथ कम होने लगता है क्योंकि उस झरने के पानी में वो ब्लैक फेस इविल स्पिरिट फिर से दिखाई देती है। फादर एगन को चर्च के आर्काइव्स में एक डायरी मिलती है जो 1845 की प्रीस्ट की थी। उस किताब के अंदर सब कुछ क्लियरली लिखा गया था। फादर एगन के सभी मिरेकल्स के सच्चाई पता चल जाती है और उन चीज़ों को पढ़कर बहुत ज़्यादा शॉक में आते हैं। तभी मैरी का गोश्ट हॉन्ट करने लगता है, फिर उन्हें के चर्च में लटकाकर फादर को मार देती है। बिशप गेट्स को यह सुसाइड लगता है। जेरी की मदद से इस न्यूज़ को दबा देते हैं, उसे वही हार्ट अटैक डिक्लेयर करा देते हैं। अलिस को भी वही बात बताते हैं, उससे वो काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाती है। वो जेरी को एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दे रहा थी। जेरी कहता है शायद मैरी डेमोनिक भी हो सकती है और उसे फादर हेगन की भी वार्निंग बता देता है। इंटरव्यू के दौरान अलिस फिर से पोजीशन स्टेट में जाती है। ये कह के शक श्रद्धा को कम करता है, इससे श्राप लगता है। बेसिकली वो जेरी को कहती है कि इसमें बिना शक के श्रद्धा करना होता है। जेरी एक खुद समझदार जर्नलिस्ट होने के बावजूद वो समझ गया था कि दाल में कुछ काला है। उस रात में वो इंटरव्यू के वीडियो के एडिटिंग में स्लो मोशन के वक्त ये देखता है कि एक क्लियरली ब्लैक फेस डेमोनिक स्पिरिट दिखाई देती है और उसके साथ उसी का कंप्यूटर करप्ट हो जाता है। वो इन स्पिरिट उसको डरा देती है। अगले दिन की सुबह डॉक्टर नेटेली को लेकर चर्च के आर्काइव्स में जाता है, जहां फादर एगन की डायरी मिलती है जो मरने से पहले वो पढ़ रहे थे। इस किताब में 1835 में मैरी नाम की एक लड़की थी जो कि एक डेविल वर्शिपर थी, यानी विच क्राफ्ट किया करती थी। उसने भी कई सारे मिराकल्स किए थे। मिराकल्स के बदले लोगों की सोल पर कब्जा कर लेती थी। उसने डेविल से डील की थी कि जितनी ज़्यादा सोल्स उसे मिलेगी उतनी ज़्यादा ताकतवर बनती जाएगी। इसी कारण उस टाइम के एक्सोर्सिस्ट प्रीस्ट ने उसे कैप्चर करके चला दिया था और उसकी सोल को एक गन बेबी डॉल में कैद कर दिया था। जेरी को अब क्लियरली सब कुछ पता चल जाता है। तभी उस आर्काइव में के अंदर से जेरी और नेटेली के ऊपर ये गोश्ट हमला कर देती है। तभी वो दोनों वहाँ से भागते हैं। लेटर ऑन जेरी को उसकी पुरानी जॉब वापस मिल जाती है। जेरी अब अलाइस की न्यूज़ को टेलीकास्ट नहीं करना चाहता था क्योंकि ऐसा करने से उसकी विल स्पिरिट की ताकत ज़्यादा बढ़ जाती थी, बट मोनिका फिर भी टेलीकास्ट कर देती है। न्यूज़ में टीआरपी ही सब कुछ मैटर करता है, ये तो आपको पता है। एंड यहाँ पर अलाइस मैरी के कहने पर रात को एक बहुत बड़ा दावत अनाउंसमेंट करती है। लेटर ऑन जेरी डायरी को लेकर बिशप गेल्स और फादर मॉन्सिन्योर के पास जाता है। बिशप गेल्स हंसते हुए कहते हैं कि ये मुझे पहले से ही पता था, अलाइस के रिकॉर्ड्स हमारे पास पहले से ही थे। यहाँ पर बिशप गेल्स एक श्राइन बनाना चाहते थे। अलाइस के चर्च के पास पैसों की बारिश होने वाली थी। उनके मुताबिक लाखों लोग इसे विजिट करने आने वाले थे। फादर मॉन्सिन्योर को यह बात सुनकर शॉक लगता है। ये जो भी चल रहा था क्लियरली पॉलिटिक्स था। ऐसे मजहबी मामले को सियासी मामले बनाकर खूब सारा पैसा बनाना बिशप गेल्स का ख्वाब था। फेथ यानी श्रद्धा को अपने फायदे के लिए बिशप यूज कर रहा था, जिसे जेरी ने एक्सपोज करने की बात भी करता है, बट जेरी की ताकत उस फादर के सामने कम पड़ती है। इसलिए जेरी को उन्होंने सेकेंड चांस दिया था कि यहाँ
पर फादर बिशप अच्छी तरह से जानते थे कि अगर ये बात फेक भी निकली तो जेरी इसको सच साबित कर देगा, बट अल्टीमेटली ये फेक की जगह ये रियल मिरेकल्स हो जाते हैं। अब सीन चेंज होती है। जेरी वो किताब पढ़ रहा था, तभी उसमें एक स्टेटमेंट देखता है। वहाँ पर यह लिखा गया था कि मैरी का बेटा भी था एंड मैरी ने डेविल से एक डील की थी कि उसके मुताबिक उसकी सोल सिर्फ उसी की ब्लड लाइन को पोजेस कर सकती थी। मैरी एलिस को इसलिए पोजेस किया था कि वो उसी की वंशज थी एंड सारी बातें फ़ोन पर डॉक्टर नेतली को बता रहा था। तभी वहाँ इंटरफेरेंस होने लगता है, क्योंकि वहाँ पर मैरी का स्पिरिट आकर हमला करने लगती है। उसी वक्त फादर मोन्सेनियर आकर उस पर एक्सॉर्सिज्म करते हैं और उसको भगा देते हैं। अब फादर को भी जेरी के बातों पर यकीन आ जाता है। वो फिजिकली चैलेंज बच्चा जिसके फिर ठीक होना भी एक प्लेसिबो इफेक्ट था, ऐसा बताता है। उन सबको अपने अपने फेथ पे, गॉड पे रखने के लिए बोलता है। यहाँ पर जेरी क्लियरली झूठ बोल रहा था, एज मिरेकल सच में हुए थे, लेकिन मैरी की ताकत को कम करने के लिए वो झूठ बोलना पड़ता है। ये जो झूठ था सौ सच के बराबर था एंड सबसे अच्छी बात ये थी कि उसकी इमेज एक फेक न्यूज़ मेकर की थी। जब सामने से आकर ये कहता है, लोग उस पर यकीन करने लगते हैं। एज इट इज़ जेरी ऐसा पहले भी किया था। एलिस को भी अब जेरी और नेटेली की बात समझ में आ जाती है। वो भी पब्लिकली सबको मैरी के खिलाफ कर देती है। यहाँ पर एलिस एक टीनेजर थी। उसका बहरापन तो दूर हो गया था, लेकिन वो मैरी के बहकावे में आ गई थी, एज वो उसकी वंशज थी एंड क्लियरली वो यहाँ पर विक्टिम बन रही थी। अब जैसा ही लोगों का फेथ मैरी के ऊपर से कम होता है, मैरी गुस्से में उस पेड़ से निकलकर बाहर आ जाती है। वो सबको डरा देती है। सबसे पहले वो बिशप को जलाकर राख कर देती है। एज उसने इसकी सोल को बेच दिया था मैरी को, वो उसकी सोल को पूरी तरह से कंज्यूम कर लेती है। अब वो जेरी पर भी हमला करने के आती है, बट एलाइस जेरी के सामने आकर उसको बचा लेती है। अब मैरी अपने ही वंशज पर हमला कर देती है, जिससे मैरी की सोल जलकर ख़त्म हो जाती है। तभी हम देखते हैं कि मैरी के सोल ख़त्म होते ही एलिस की भी जान चले जाती है। लेकिन यहाँ पर जेरी पहली बार गॉड से दुआ करता है कि एलिस की जान बख्श दे, जान बचा ले, एंड सडनली एलिस जिंदा हो जाती है। मगर एलिस की बोलने और सुनने की शक्ति ख़त्म हो जाती है, जिससे यह होता है कि एलिस पर लगा हुआ कर्ज ख़त्म हो जाता है। जेरी एलिस को उसकी लाइफ बचाने के लिए शुक्रिया कहता है। लेटर ऑन सभी मिलकर फादर हेगन की ग्रेव पर रेस्पेक्ट शो करते हैं। लेकिन तभी हम चर्च के अंदर ये देखते हैं कि मदर मैरी की स्टैचू की आंखों से फिर से खून बहता है। इस फिल्म का कंक्लूजन सबक अगर बोला जाए तो इस बात पे इशारा हो सकता है कि दुनिया में ऐसे फेक प्रॉफिट आते ही रहते हैं, हम उनके ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए। दोस्तों, ये फिल्म बेसिकली सुपरनैचुरल हॉरर ड्रामा फिल्म है, जिसमें के अंदर फेक न्यूज़ की इम्प्लीमेंटेशन को एक्सप्लॉइट किया है। फिल्म ये भी सिखाती है कि रिलीजियस लोग भी फ़ायदे के लिए काम करते हैं। मेरा मतलब सारे नहीं, लेकिन बहुत सारे। इसलिए कभी भी किसी पर 100% फेथ नहीं रखना चाहिए। अगर 100% फेथ रखना चाहते हो तो सिर्फ और सिर्फ गॉड पे ही होना चाहिए, चाहे वो कोई भी रिलीजियस क्यों ना हो। और ये फिल्म एक बार देखने के लिए बहुत अच्छी है। तो वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक कर दो, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कमेंट में बताना कि आपको फिल्म कितनी मस्त लगी, और अगर कौन सी कौन सी फिल्म चाहते हो तो भी कमेंट में बताइए। अलविदा।